हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ क्योंकि मैं हाजिर हो गई हूँ एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है द किंग इटर्नल मोनार्क। और कहानी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। इस सीरीज़ का जनरा है फैंटेसी रोमांस। ये 2 पैरेलल यूनिवर्स की थीम पे आधारित है। इसके IMDb रेटिंग्स 8.3 और 95% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। नंबर ऑफ एपिसोड्स 16 है। ड्यूरेशन लगभग 1 घंटे का है। तो कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपको पैरेलल यूनिवर्स की कंसेप्ट नहीं पता तो वो मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। कंसेप्ट कहती है एक ही वक्त पर 2 अलग दुनिया एग्जिस्ट करती है जहाँ बिल्कुल आपकी शक्ल का इंसान है लेकिन हो सकता है कि उसका नसीब आपकी तरह ना हो। जैसे हम आईने में देखते हैं तो हमें हमारा रिफ्लेक्शन आईने के अंदर दिखता है, उसी तरह से जैसे आईना उन 2 प्रतिमाओं को सेपरेट करता है उसी तरह से उस आईने को अगर हम एक दरवाज़ा कंसिडर करें तो इस ओर के हम और अंदर की जो प्रतिमा वो 2 अलग दुनिया हम कंसिडर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया और फिर भी आप कंफ्यूज है तो कहानी देखते देखते आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं द किंग का फर्स्ट एपिसोड। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया गया है कि एक आदमी पुलिस हिरासत में है और उसकी पूछताछ चल रही है जिसमें वो उन्हें बताता है कि उसका नाम लीलिम है और उसकी बर्थ डेट 27 फरवरी 1951 है, जिसके हिसाब से वो 70 साल का होना चाहिए। लेकिन पुलिस को बिल्कुल उस पर यकीन नहीं होता क्योंकि उनके सामने जो आदमी बैठा हुआ होता है वो हार्डली 35 या 40 साल का लग रहा होता है। तो इसका कारण वो उन्हें बताता है कि विंटर 1994 से उसकी उम्र ज्यादा नहीं बढ़ी और उसका वक्त धीरे चल रहा है। पुलिस अब भी हैरान है उसकी सारी बातों से, तो वो उन्हें अपनी कहानी बताता है। 1994 में किंगडम ऑफ कोरिया, जी हाँ, जहाँ वो लीलिम अपने कुछ आदमियों के साथ उस वक्त के तत्कालीन राजा यानी अपने ही सौतेले भाई की हत्या का प्लान करता है। राजगद्दी के लिए नहीं, वो राजा को मारने का प्लान एक खास चीज के लिए करता है, एक अनोखी बांसुरी जो पुश्तों से राजघराने की अमानत है। लीलिम के मुताबिक वो कोई आम बांसुरी नहीं है। उस बांसुरी से आप युद्ध जीत सकते हो, बरसात लाके अकाल हटा सकते हो, तूफान आए तो उसको रोक सकते हो, किसी भी रोग को मिटा सकते हो। इतनी शक्तिशाली होती है। सबसे अनोखा कारण जिसके लिए वो बांसुरी लीलिम को चाहिए होती है, उस बांसुरी से दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा खुल सकता था। और लीलिम के अनुसार वो नाकारा राजा सिर्फ असली खून होने के कारण वहाँ बैठा है जिसे उस बांसुरी का महत्व बिल्कुल नहीं पता। जब वो वहाँ राजा के दरबार जाकर राजा के बाकी सैनिकों को मारता है तो राजा अपने भाई से कहता है तुम जो कर रहे हो वो राजद्रोह है जिसकी तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। तो वो लीलिम अपने भाई से यानी उस राजा से कहता है तुम जिंदा रहोगे तो मुझे सजा दे पाओगे ना। और वो राजा की ही तलवार से उसे मार देता है और उसके हाथ से चाबी लेकर कांच के बक्से से उस बांसुरी को निकालता है। उस अनोखी बांसुरी का नाम होता है मानपा सिकजोक। और बस वहाँ से निकलने ही वाला होता है तभी राजा का 8 साल का बेटा लीगॉन जो कि क्राउन प्रिंस होता है वो वहाँ पे आता है। तो अगर आपको क्राउन प्रिंस नहीं पता तो उसका मतलब जो राजा का पदभार उसके बाद उसकी जगह लेकर संभालेगा। जो लीगॉन है वो उस राजा का इकलौता बेटा है। तो वहाँ वो जब आता है तो अपने पिता को खून में लथपथ जमीन पे गिरा देखकर वो सब समझ जाता है। वो अपने पिता के पास जाता है, पहले तो बहुत रोता है लेकिन बाद में उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज होती है तो वो गुस्से से अपने पास पड़ी हुई वो राजा की तलवार उठाता है और उसी से वो लीलिम पर हमला करने वाला होता है। तो लीलिम उसे कहता है तुम्हें लगता है तुम इससे मुझे मार पाओगे? तो कहता है मैं जरूर कोशिश करूंगा, क्योंकि वो तलवार काफी हेवी होती है। उस छोटे से लीगॉन से वो संभलती नहीं। तो वो जब उसको मारने की कोशिश करता है तब वो लीलिम के हाथ में जो मानपा सिकजोक जो अनोखी बांसुरी है उस पर लगती है। उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो जब 2 टुकड़े होते हैं तो वो तलवार उसके हाथ लगी होती है जिससे कि उसके अंगूठे पे एक कट आ जाता है जिसका खून गिरने के बाद गुस्से से लीलिम आग बबूला हो जाता है क्योंकि वो जो बांसुरी है जिसे पाने के लिए उसने इतनी कोशिश की है वो अब 2 टुकड़ों में बट चुकी है। तभी छोटा लीगॉन ऑर्डर देता है कि इस लीलिम को राजद्रोह के गुनाह के लिए राज दरबार से निकाल दिया जाए और जेल में डाल दिया जाए। लेकिन उस लीगॉन को ये नहीं पता होता कि जो सिपाही उस राज दरबार में मौजूद है वो सब गद्दार है और वो लीलिम से मिले हुए हैं, वो उसी के आदमी है। तो उनमें से एक आदमी आकर उस छोटे से लीगॉन पर
बंदूक तान देता है। लीलिम कहता है नहीं, इसे तो मैं खत्म करूंगा, और ये कह के वो लीगॉन का गला दबाता है और वो कटी हुई जो बांसुरी उसके हाथ में होती है उससे वो उसके गले को जोर से दबा रहा होता है, जिससे छोटे लीगॉन का गला कट जाता है। अभी हम देखते हैं कि ऊपर से राज दरबार का जो छत होता है वो कांच से बना हुआ होता है, तो वो टूट जाती है और वो कांच सारे नीचे गिरते हैं। तभी इससे बचने के लिए वो लीलिम साइड में हो जाता है। तब सामने से एक मिस्टीरियस आदमी जो कि पूरी तरह से ब्लैक ड्रेस पहने हुए है, ब्लैक मास्क, ब्लैक कैप, वो वहाँ आता है और सारे सिपाहियों को मारने लगता है। तभी लीलिम का वफादार आदमी उसे कहता है कि इससे पहले कि राज दरबार के और सैनिक यहाँ पे आ जाए आपको यहाँ से निकलना चाहिए। उस वक्त छोटा लीगॉन नीचे पड़ी हुई बांसुरी का जो एक टुकड़ा होता है अपने पास लेके छुपा देता है। जब उस मिस्टीरियस ब्लैक गाय के साथ बाकी के सैनिक लड़ाई कर रहे होते हैं तब लीलिम वो दूसरा टुकड़ा ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता क्योंकि वो लीगॉन ने छुपा लिया है। उसका वो वफादार फिर उससे इंसिस्ट करता है कि आपको जल्दी चलना चाहिए क्योंकि वहाँ पे हाई अलर्ट हो चुका होता है और वो राज सैनिक दरबार में आने के लिए निकल चुके होते हैं। तब लीलिम वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि वो ब्लैक मिस्टीरियस गाय वहाँ पे आता है और वो छोटे लीगॉन की सांसें चेक करता है जो कि अभी चल रही होती है, और क्योंकि राज सैनिक आने का हाई अलर्ट भी वो सुन लेता है तब वो वहाँ से निकलने लगता है। तभी छोटा लीगॉन जिसकी थोड़ी सी सांसें चल रही होती है वो जब उस ब्लैक आदमी को जिसने उसे बचाया उसे हाथ लगाता है तो उसके पॉकेट से एक आईडी उसके हाथ आ जाती है जिस सोल पुलिस एकेडमी लिखा होता है। तब हमें दिखता है कि जनता में सारी और ये बात फैल जाती है। सब देश में ये न्यूज पता चल जाता है कि राजा के भाई लीलिम ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी है और उस लीलिम को देखते ही मारने का आदेश जारी किया होता है और राजा के बाद क्राउन प्रिंस लीगॉन को अगला राजा घोषित कर दिया जाएगा। और उसके बाद में जो सेकेंड इन लाइन होते हैं वो होते हैं प्रिंस ब्योंगिन, जिनकी एंट्री होती है जो वापस किंगडम ऑफ कोरिया में आते हैं। उन्हें रिसीव करने सब दासी और सैनिक गए होते हैं, तो उनमें जो सबसे मेन दासी होती है जो काफी बूढ़ी होती है वो प्रिंस ब्योंग को रिसीव करती है। तो वो प्रिंस उसे पूछते हैं क्या लीगॉन ठीक है, तो वो कहती है वो ठीक है लेकिन उनके बारे में पूछने से गलतफहमी फैल सकती है। तब प्रिंस कहता है कि मैं कुछ भी करूँ तो गलतफहमी तो होने ही वाली है। फिर वो पूछता है क्या लीलिम के बारे में कुछ पता चला, तो वो उसे बताते है कि चारों ओर नाकाबंदी की जा चुकी है और हाई अलर्ट भी घोषित कर दिया जाता है। देखते ही उसे मार देने का भी आदेश दे दिया है और सारे राज सैनिक उसे हर तरफ ढूंढ रहे हैं। तब प्रिंस ब्योंगिन कहते हैं मुझे लगता है जिस तरह से उसने प्लानिंग की है उसने बाहर जाने का रास्ता पहले ही सोच रखा होगा, तो इसलिए उसको ढूंढना शायद इतना आसान नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि वो लीलिम भागते भागते एक जंगल में जाता है और अचानक से वहाँ पे बिजलियां कड़कती है और उसके सामने एक दरवाजा खुलता है। जी हाँ, और उस दरवाजे से अंदर जाते वो जब देखता है तो वो बिल्कुल आम साधारण दिखता है क्योंकि वो बिल्कुल उसकी दुनिया की तरह दिख रही होती है। लोग वहाँ पे बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी दुनिया में होते हैं, लेकिन वो जब देखता है तो वहाँ पे झंडा होता है उसके देश का, वो अलग होता है क्योंकि ये होती है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। जी हाँ, वो उस दरवाजे से दूसरी दुनिया में आ चुका है। तभी अचानक से उसे एक आदमी मिलता है, वो उसे भाई कह के पुकारता है और कहता है तुम तो अपाहिज हो ना भाई, तुम इस तरह से अपने पाँव पे इतनी आसानी से कैसे चल पा रहे हो। तो हम देखते हैं कि वो उसे भाई कहने वाला और कोई नहीं वही राजा होता है जिसको लीलिम अभी मार कर आया होता है। तो वो कहता है क्या तुम मुझे जानते हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें जानता हूँ, और वो उससे उसका घर का एड्रेस भी पूछता है। तब फिर हमें दिखाया तो नहीं गया कि उस आदमी के साथ लीलिम ने क्या किया, लेकिन आप समझ ही सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि वो घर जाता है और अंदर जाने के बाद उसे एक व्हील चेयर पे बैठा आदमी दिखता है। हम देखते हैं कि वो बिल्कुल लीलिम की तरह दिख रहा होता है। वो जाके उसे कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह से कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीते हुए, और फिर वो उसका गला मरोड़ के उसे मार डालता है। तभी पीछे से एक छोटा बच्चा आता है जिसका नाम होता है लीजियन। वो बिल्कुल हमारे छोटे प्रिंस लीगॉन की तरह होता है। तो वो कहता है तुम कौन हो, तुम मेरे चाचा नहीं हो, और वो वहाँ पे पड़ा हुआ रॉड उठा लेता है। तब लीलिम कहता है तुम अब भी वो चीज उठा रहे हो जो तुम्हें नहीं उठानी चाहिए थी, बिल्कुल उस दुनिया की तरह, और फिर वो उसे भी मार देता है। फिर हम देखते हैं किंगडम ऑफ कोरिया छोटे लीगॉन को राजा घोषित कर दिया जाता है।
उसकी ताजपोशी की जाती है और एक राजा बनने के बाद उसकी फर्स्ट ड्यूटी होती है अपने पिछले राजा अपने पिता के मृत्यु का शोक करना और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना। ये सेरेमनी 26 दिन तक चलती है। उसके लिए वो अपने पापा के मरने के बाद विलाप कर रहा होता है और ये सारी सेरेमनी पूरे देश में टीवी पर ब्रॉडकास्ट की जाती है। छोटे से बच्चे को अपने पिता की मौत पर रोते हुए देखती है और उन्हें सबको बुरा लग रहा होता है। फिर यहाँ रिपब्लिक ऑफ कोरिया में स्टेशन पे जिसको लीलिम ने मारा था, यानी जो बिल्कुल उस राजा की तरह दिख रहा होता है, उसकी वाइफ को अपने पति की डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया होता है। तो वो कहती है हाँ ये मेरा पति है, अब मैं जा सकती हूँ। पुलिस बहुत ही ज्यादा शॉक होती है ये देख के कि अपने पति के मरने का इस औरत को बिल्कुल गम नहीं है। आप जा सकती है लेकिन आपको ये डेड बॉडी कल तक मिल जाएगी। तो कहती है एक कुछ ऐसी स्कीम है ना जिससे मैं अगर साइन कर दूं तो बॉडी का अंतिम संस्कार आप ही कर देते हैं। ये सुनकर तो पुलिस और भी ज्यादा चौंक जाती है। फिर हम देखते हैं वो औरत अपने घर आती है और सारे जो झूठे बर्तन होते हैं वो देख के वो कहती है कि अच्छा वो मरने से पहले खाना खाकर तो मरे। फिर वो जब बर्तन धो रही होती है तो अजीब तरह से हंसने लगती है, ये कह के कि सच में भगवान है, मुझे तो लगा था मैं खुद इसको मार के फिर मर जाऊंगी, लेकिन वो खुद ही मर गया। और वो पागलों की तरह हंसने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो व्हीलचेयर पे बैठा हुआ आदमी वहाँ से उठ जाता है और सामने चलकर उसके पास आते हैं। तो वो काफी घबरा जाती है। वो कहती है आप चल कैसे रहे हैं? तब वो लीलिम मुझसे कहता है कि इस हंसी की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ वापस से हम आते हैं किंगडम ऑफ कोरिया में, जहाँ पे वो विलाप सेरेमनी अब भी चल रही है और छोटा लीगॉन अब भी रो रहा होता है। तभी वहाँ पे एक छोटा बच्चा आ जाता है जिसका नाम जो यंग है। वो लीगॉन को एक कुकी ऑफर करता है। तब गुस्से से लीगॉन कहता है जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? एक सैनिक बूढ़ी दासी उनसे पूछता है ये लड़का कौन है, इसे किसने आने दिया? तो कहते ये सब प्लान है, तुम देखते जाओ आगे क्या क्या होगा। फिर हम देखते कि छोटा लीगॉन है, उसे मैथ्स में काफी इंटरेस्ट है और वो मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तभी वो छोटा बच्चा जो यंग वहाँ पे आता है। लीगॉन उस पर फिर से गुस्सा होता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो वो छोटा बच्चा कहता है ये पूरा पैलेस तुम्हारा है? तो लीगॉन कहता है हाँ सब कुछ मेरा है, लेकिन तुम कौन हो? वो छोटा बच्चा कहता है मेरा नाम जो यंग है, मेरे पापा तुम्हारे पापा के दोस्त थे। फिर हम देखते है की शोक सभा का आखिरी दिन होता है, जहाँ राजा की आखिरी निशानी के तौर पे उसके खून से भरे कपड़े अग्नि को अर्पित किए जाते हैं। तब लीगॉन बड़े ही धैर्य के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन महल के अंदर जाने के बाद वो टूट जाता है और अकेले में फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उसे रोता देख जो यंग भी जोर जोर से रोने लगता है। तो लीगॉन अपनी आंखें पोंछता है और एक खिलौने वाली तलवार जो यंग को लाके देता है और कहता है रोना बंद करो, ये लो, आज से तुम मेरी अटूट तलवार हो। वो दासी उन दोनों को साथ में देख के काफी खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक मछुआरे को समुद्र किनारे एक लाश मिलती है और वो लीलिम की होती है। तो प्रिंस ब्योंग जो की एक डॉक्टर है वो खुद उसका पोस्टमार्टम करने को आते हैं। तो वो मेन दासी उन्हें कहती है शायद उसने खुदकुशी की है, उसकी हड्डियां भी समुद्र की लहरों की वजह से टूट गई है शायद। तो प्रिंस ब्योंग कहते हैं पूरी जनता में काफी अशांति फैली है और वापस से उनका विश्वास जीतने के लिए इसे खुदकुशी नहीं कहा जा सकता। सबसे कह दो कि राज सैनिकों ने बड़े ही बहादुरी से उस गुनहगार लीलिम को मारकर अपने राजा की मौत का बदला लिया। फिर हम देखते हैं उस लीलिम का वो वफादार आदमी एक वीरान जगह पे रह रहा होता है। कई साल बीत जाते हैं। तभी लीलिम वहाँ आता है तो वो वफादार कहता है मुझे पता था मालिक आप जिंदा होंगे और वापस जरूर आएंगे, लेकिन 10 साल हो गए, आप अब भी वैसे ही दिख रहे हैं। तो वो लीलिम उसे कहता है चलो मैं तुम्हें अब तुम्हारी ईमानदारी का इनाम देता हूँ, और वो उसे भी उस दूसरी दुनिया में ले जाता है। फिर हमें टाइम लैप्स दिखाया गया है 2019 की किंगडम ऑफ कोरिया, जहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत औरत है, वो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। वो किंग लीगॉन को मिलने उनके महल जा रही होती है। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा छोटा सा लीगॉन अब काफी बड़ा हो चुका है। एक हैंडसम राजा, एक नौकर उसे तैयार करते वक्त उसका हाथ गलती से लीगॉन के गले को लगता है। तो जो यंग जो कि अब लीगॉन का पर्सनल बॉडीगार्ड है, उसकी अटूट तलवार है, उस नौकर को चेतावनी देता है कि राजा को बिल्कुल पसंद नहीं उन्हें कोई हाथ लगाए, अगली बार इस गलती को माफी नहीं सजा मिलेगी। फिर जो यंग राजा का शेड्यूल उसे अनाउंस करता है कि राजा अब VIP हॉर्स राइडिंग घुड़सवारी के लिए जा रहे हैं। तभी राजा
कहता है अभी पहले तो मैं अपने बेडरूम जा रहा हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि वो बूढ़ी दासी उसके कमरे में कई तालिस्मान छुपा रही होती है, मतलब मंत्र टाइप, जिससे उनके राजा को जल्दी से कोई लड़की पसंद आए और उनके राज्य को रानी मिले। लेकिन राजा वहाँ आके उनकी ट्रिक पकड़ लेता है। कहता है आप ऐसी चीजों में विश्वास करती है, वैसे भी आपको पता है ना मुझे शादी की बिल्कुल जल्दी नहीं है, लेकिन आपको अगर इतनी ही जल्दी हो रही है तो क्यों ना मैं हमारी प्राइम मिनिस्टर कू से ही शादी कर लूं, वो भी तो काफी सुंदर है ना। दासी कहती है वो लड़की तो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती, आपके लिए तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर हम देखते हैं राजा घुड़सवारी के लिए जाता है। उसके वापस आते ही वो प्राइम मिनिस्टर वहाँ उनसे मिलने आती है उनके तय समय से पहले। तो राजा को झूठ मूठ का पोज करने के लिए कहती है फोटोग्राफर्स के लिए, ये कह के कि हम दोनों को साथ देखकर हमारे देश की जनता काफी खुश होगी। फिर वो दोनों साथ में पोज देते हैं। कहता है अब जब हमने फोटो खिंचवा लिए है और मुझे आपका मंथली रिपोर्ट भी मिल गया है तो आप जा सकती है, मुझे और भी काम है। फिर हम देखते हैं किंग जाके नहाता है और जब आईने में देखता है तो पीछे जोयंग होता है। तो किंग उसे कहता है कब से खड़े हो यहाँ पे तुम? तो जोयंग कहता है वो जरूरी नहीं है, आपका शेड्यूल काफी बिजी है और आप नहाने में काफी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको याद दिलाने आया हूँ। तो किंग कहता है तुम अपने राजा को ऑर्डर दे रहे हो, तुम्हारा सर धड़ से अलग करना चाहिए। तो कहता है पहले आप चलिए, छोटे बच्चों को मिलना है। फिर हम देखते हैं हमारा किंग ट्रेडिशनल कपड़ों में छोटे बच्चों को एलिस इन वंडरलैंड की कहानी सुनाता है। वो कहता है ये मेरी फेवरेट कहानी है, इसका लेखक भी मेरी तरह मैथमेटिशियन था। तब उन बच्चों में से एक छोटी बच्ची उसे एक सवाल पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? तो वो किंग उस बूढ़ी दासी को देख के कहता है मुझे पता है आपको ये सवाल पूछने के लिए किसने कहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अभी भी सिंगल हूँ। तो वो छोटी बच्ची उसे भी एलिस इन वंडरलैंड की कहानी की तरह खरगोश को फॉलो करने को कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक फेस्टिवल होता है जिसमें नाव की रेस हो रही है और उस रेस में किंग के नेवी ग्रुप ने भी पार्टिसिपेट किया होता है। जी हाँ, हमारा किंग एक राजा के अलावा नेवल ऑफिसर और मैथमेटिशियन होता है। हर साल उस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, काफी लोग उसे देखने आते हैं और उन सारी टीमों का उत्साह बढ़ाने के लिए वो जोर जोर से सब लोग चीयर भी कर रहे होते हैं। तभी कुछ गुंडे एक लड़की का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन वो लड़की उस भीड़ में उनकी आंखों से बचकर छिप जाती है और राजा की टीम तब अच्छा परफॉर्म कर रही होती है रेस में। तभी हम देखते हैं उस भीड़ में दो लड़कियां भी होती है, वो रेस देख रही होती है। उनमें से एक लड़की कहती है ये लड़के ऐसे कम कपड़ों में कितने हॉट लगते हैं ना। तो वो दूसरी लड़की हाथ में कैमरा लिए राजा के बॉडीगार्ड जोयंग की तस्वीरें ले रही होती है। वो कहती है ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ आदमी पूरे कपड़ों में भी बहुत हॉट लगते हैं। हम देख सकते हैं कि उसे जोयंग पर क्रश है। यहाँ हर साल की तरह किंग लीगॉन की नेवी टीम वो रेस जीत जाती है। तभी वो गुंडे उस लड़की के पीछे वहाँ आते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि किंग वहाँ पे है। तो वो गुंडे बंदूकें दिखाकर लोगों को डरा रहे होते हैं। तभी जोयंग जल्दी से वहाँ जाता है और किंग को प्रोटेक्ट करता है और सारे राज सैनिक भी उन गुंडों को घेर लेते हैं। तभी जोयंग देखता है तो किंग वहाँ नहीं होते। तभी वो कैमरा वाली लड़की उसे कहती है किंग लेफ्ट साइड गए हैं। तो जोयंग जल्दी से शूज उठा के लेफ्ट की ओर भागता है। एक्चुअली किंग को वो लड़की जिसके पीछे गुंडे लगे होते हैं वो एक खरगोश की हुडी पहने हुए दिखती है। तो उसे उस एलिस इन वंडरलैंड की कहानी याद आती है। उसे लगता है कि कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, इसलिए वो उस खरगोश हुडी पहने लड़की के पीछे भागता है। वो लड़की किंग लीगॉन की आंखों से ओझल हो जाती है। तभी जोयंग पीछे से आता है और उसे शूज देकर कहता है महाराज आपको इस तरह से नंगे पांव नहीं घूमना चाहिए, ये जूते पहन लीजिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जोयंग किंग को एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के लिए जोर दे रहा होता है, लेकिन किंग उसकी बात नहीं मानते और कहते हैं तुम्हारे होते हैं मुझे भला कुछ हो सकता है। तो जोयंग कहता है आज की तरह अगर आप फिर से अकेले कहीं भाग गए तो। लेकिन किंग तो काफी जिद्दी है। वो उसे कहता है तुम ऐसा करो, दो पहन लो, एक मेरा और एक तुम्हारा। फिर जोयंग किंग को बताता है हम उस खरगोश की हुडी वाले इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो किंग कहता है जब वो पकड़ा जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा वो खरगोश है या कोई घड़ी, उस एलिस इन वंडरलैंड की कहानी की तरह। तब जोयंग कहता है आप खुद क्यों उसे पकड़ना चाहते हैं, आपको क्या मेडल जीतना है? तो किंग कहता है मैं क्यों उसे पकड़ूं, उसे तो तुम्हें पकड़ना चाहिए और मेडल भी तो तुम्हें मिलना चाहिए, आखिर तुम राज सैनिकों के सेनापति जो हो, कैप्टन जो। तो फिर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं महाराज? इस पर किंग कहता है मैं बस उस चेहरे को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो सिर्फ मुझे याद है। तो उसे वो 20 साल पुराना किस्सा याद आता है कि जब वो ब्लैक ड्रेस्ड इंसान ने उसकी जान बचाई होती है। तो जोयंग कहता है लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी आपका जो सेवियर है उसकी एज काफी हो चुकी होगी, क्या आपको लगता है आप उन्हें पहचान पाएंगे?
तो किंग कहता है जरूर। फिर जो यंग के जाने के बाद किंग लीगॉन अपनी एलिस इन वंडरलैंड की बुक खोलता है जिसमें उसने वो आईडी छुपा के रखी होती है 20 साल पहले, जो उसके हाथ में रह गई होती है, जिस पर एक लड़की का फोटो होता है और उस पे नाम लिखा होता है लेफ्टिनेंट जंग तेउल। यहाँ नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाती है दूसरी दुनिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जहाँ में वही आईडी वाली लड़की दिखती है। हमें पता चलता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और उनकी टीम एक गैंग को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाती है। प्लान के अनुसार उस गैंग के बॉस की गाड़ी को जंग तेउल ठोक कर जाती है, जिससे वो गैंग के मेंबर्स गुस्से से नीचे आते हैं और बाकी पुलिस की टीम जो वहाँ डिस्गाइज किए हुए होते हैं, कोई पिज्जा डिलीवरी बॉय बना होता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड बना होता है और एक दूसरा पुलिस ऑफिसर ऊपर से एक बड़ी बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पर नजर रखे हुए होता है। फिर हम देखते हैं कि जंग तेउल थोड़ी दूर जाने के बाद उसे याद आता है कि उसे उस गैंग के मेंबर की गाड़ी से कोई अजीब स्मेल आई थी। तो फिर वो वापस आती है तो उस गाड़ी में एक लाश होती है। तो गैंग मेंबर्स कहते हैं ये लाश हमने नहीं रखी, हमने कोई खून नहीं किया। तो कहती है ये सब जेल में बताना। फिर हम देखते वो पुलिस की टीम बात कर रही होती है उन्हें कितना वर्कलोड है और उन्हें एक नई रिक्रूट की जरूरत है, लेकिन क्योंकि कोई भी वायलेंट क्राइम ब्रांच ज्वाइन नहीं करना चाहता, उन्हें कोई नया टीम मेंबर मिल नहीं रहा और आज रात फिर उन्हें ओवरनाइट काम करना पड़ेगा। तभी वो लोग उस जंग तेउल के ड्रेसिंग सेंस का मजाक उड़ाते हैं, ये कि ये क्या कलरफुल कपड़े पहन रखे हैं, तुम सिटी गर्ल नहीं आंटी लग रही हो। तो वो उन लोगों पे काफी गुस्सा होती है। यहाँ हम राजा के किंगडम ऑफ कोरिया में देखते हैं राजा घुड़सवारी के लिए गया होता है, तभी वापस आते वक्त उसे वही खरगोश वाली हुडी दिखती है। तो वो अपने घोड़े मैक्सिमस को लेकर उसके पीछे भागता है और गार्ड से कहता है कैप्टन जो से कहना मैं उस खरगोश को खुद ही पकड़ लूंगा। यहाँ रिपब्लिक ऑफ कोरिया में वो लीलिम रंगों के साथ कुछ काम कर रहा होता है तो उसके हाथ से कलर का बाउल नीचे गिरता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि कुछ सेकंड्स के लिए वो बाउल हवा में ही रुक गया था। तो उस लीलिम को डाउट आता है। यहाँ किंग लीगॉन उस खरगोश का पीछा करते करते उसी महल के पीछे वाले जंगल में आता है। तो वहाँ उसे भी लीलिम की तरह वो दरवाजा दिखता है और बिजली कड़कने के बाद वो दरवाजा खुलता है। तो किंग काफी हैरान होता है। उसका घोड़ा मैक्सिमस भी बिजली कड़कने के कारण डर जाता है। फिर आखिरकार किंग ने घोड़े को लेकर उस दरवाजे से अंदर जाता है और दूसरी दुनिया में कदम रखता है, यानी कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। उसे वो दुनिया बिल्कुल उसकी दुनिया की तरह लग रही होती है। तभी वहाँ रात को जंग तेउल भी रास्ते पर ट्रैफिक में फंसी होती है। तो किंग लीगॉन अपने घोड़े पर से वहाँ से गुजरता है और सभी लोग रास्ते पर उस व्हाइट घोड़े को और हैंडसम किंग को आश्चर्य से देख रहे होते हैं, तस्वीरें खींच रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है। तब वो पुलिस जंग तेउल सोचती है ये रास्ते पर घोड़ा कौन लेकर आया है। तो वो अपने लाउड स्पीकर से उसे रुकने को कहती है। तो वो एक सामने वाले चौक में जाके रुक जाता है। तो वो पीछे से जाके कहती है कि आप नीचे उतरे घोड़े से। वो उसे आवाज लगाती है। तो किंग जब पीछे मुड़ के उसे देखता है तो काफी हैरान होता है, क्योंकि वो तो वही आईडी वाली लड़की होती है जिसने 20 साल पहले उसकी जान बचाई होती है। तो वो जाकर उसकी आईडी देखता है और उसका नाम जंग तेउल पढ़ के वो उसे झट से गले लगा लेता है। लेकिन जंग तेउल को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये अजीब इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। वो काफी शॉक हो जाती है उसके अचानक से गले लगने के कारण। और बस यही हमारा द किंग इटर्नल मोनार्क का फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। अब आगे इस लव स्टोरी में क्या होगा, क्या किंग को पता चलेगा लीलिम के बारे में, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल की ड्रामा टेल्स पे। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।